सदन में बैठ करके सभी बजट की जो मुख्य बातें हैं, जितना भी उसका एस्टिमेट्स और जितनी हमारी योजनाएं हैं वो सब आपने सुनी होंगी। फिर भी उसमें हमारा फोकस जिन चीज़ों पर रहा है वो मोटे मोटे विषय आपके सामने मैं रखता हूँ। फिर भी आपको उसमें से कोई बात जानकारी लेनी होगी तो फिर आप उसमें से जानकारी लेना। पहली बात तो ये है कि वित्त मंत्री होने के नाते मुझे पांचवा बजट ये पांचवी बार इस बजट को प्रस्तुत करने का मौका मिला। संयोग से पिछले साल भी 23 फरवरी का दिन था जिस दिन ये बजट पेश हुआ था। आज भी 23 फरवरी है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 11.37% ये बजट हमारा दिख रहा। कुल बजट का जो प्रस्ताव किया है 1,89,876.61 करोड़ और जो पिछली बार था 1,70,490.84 करोड़। ये सब पिछले भी संशोधित अनुमान हैं और ये प्रस्तावित अनुमान है। फाइनल जब इसके रिजल्ट आएंगे वो आपको सामने मिल जाएंगे। विशेष तौर पर इसमें जो जीडीपी जो हमारी विकास दर है उसके अंदर जैसे राष्ट्रीय जीडीपी की विकास दर आपको पता है कि 7.3% का अनुमान है और हमारा अनुमान जो है 8% का है। तो केंद्र की जो हमारी दर है उससे भी हमारी विकास दर ऊपर है। इसी प्रकार से जो जीएसडीपी इसमें प्रति व्यक्ति आय है वो भी हरियाणा की जो है वो देश की आय से प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी ज़्यादा है। जीएसडीपी का जो दर है वृद्धि दर केंद्र की 5.6% है जबकि हरियाणा की 6.1% है। उसमें भी हमारी जो दर है वृद्धि दर उसमें ज़्यादा है। हमारा जो योगदान है हिस्सेदारी है केंद्रीय जो जीडीपी है उसके अंदर पिछले वर्ष यानी 14-15 में ये थी 3.5% परसेंटेज का अपना बड़ा महत्व होता है। चाहे वो थोड़ा भी बढ़े तो भी परसेंटेज है इसलिए बढ़ना एक मायनेदार उसका मामला रहता है। तो 3.5 से बढ़ करके अब हम 3.7% पर आ गए हैं जबकि हमारा आबादी देखा जाए तो जस्ट इट इज़ 2%। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 1.4% एरिया है। फिर भी हम केंद्र के पूल में यानी इस जीएसडीपी का योगदान हमारा हिस्सेदारी तो 3.7% तक बढ़ गई है। जो हमारे अच्छे हमारी जो आर्थिक हमारी जो मापदंड हैं पैरामीटर्स हैं हमारी जो स्थिति है वो अच्छी दर्शाते हैं। जैसा मैंने प्रति व्यक्ति की बात की है तो केंद्र की जो प्रति व्यक्ति आय गिनी जा रही है वो 23-24 में भी 1,85,854 है जबकि हरियाणा की गिनी जा रही है 3,25,759 यानी एकदम मैं कह सकता हूँ 60% वहाँ से ज़्यादा है। जो हमारे तीनों क्षेत्र होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी उसका भी जो हमारा जो हिस्सा रहता है हमारी इस प्रतिशत वृद्धि में वो वृद्धि प्राइमरी क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर 8.6% है, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रीज 6.3% है और सर्विसेज 13.8% है इंक्रीज। इस प्रकार का इसका ये अनुमान भी अपेक्षा अनुसार ही है क्योंकि सर्विसेज का प्रतिशत हमेशा ज़्यादा रहता है। कृषि और इंडस्ट्री में थोड़ा ज़रूर हम सोचते हैं कि इंडस्ट्री अगर थोड़ा और ज़्यादा बढ़े तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। अभी इंडस्ट्री कृषि से कम है लेकिन फिर भी कृषि क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है उस नाते से उसकी वृद्धि भी हमारे प्रदेश के अनुकूल ठीक बैठती है इसलिए उसकी कोई हमें कठिनाई नहीं है। जहाँ तक परिव्यय का विषय है वो मैंने बताया है कि 70% के आसपास हमारा जो परिव्यय है वो राजस्व पर है और जो पूंजीगत है वो 29.19 है। हमारे जो राजकोषीय घाटा जो लिमिट है 3% की उस 3% से कम लगातार कम चल रही है। हमने कभी इसको बढ़ने नहीं दिया। ये 23-24 में भी 2.8% था और अभी भी 2.77% का अनुमान है। कोविड के बाद लिमिट 3.5 हो गई थी लेकिन अभी वापस वो 3 हो गई है। हाँ, पहले कोविड के समय इसको जैसे भी सारे देश की और दुनिया की हालत हो गई थी
तो उस समय ये लिमिट्स बढ़ा दी गई थी, 3 के बजाय 3.5% कर दिया गया था। हम तब भी 3 से नीचे ही रहे, कभी हम बढ़े नहीं, लेकिन अभी वापस 3 हो गई है तो भी हम 3 से नीचे ही हैं। 2.8% पिछली बार था, अभी और ज़्यादा कंट्रोल में हम आए हैं तो 2.77% है, उसको हमने कमी किया है, बढ़ने नहीं दिया है। और यही अनुशासन हमारा जो एक प्रकार से बना रहे, ऐसा हम लगातार हमारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहें, इसका हम प्रयत्न करते हैं। और जो सकल ऋण स्टॉक, इसकी भी अपनी सीमा रहती है, और उसमें भी 23-24 में जो इसका अनुमान, यानी जो पहले सीमा होती थी कोविड से पहले उसकी 25% होती थी, लेकिन कोविड में 33.3% हो गया था ये। पिछले साल इसका जो लिमिट था वो 33.1% था। उस 33.1% के अगेंस्ट भी हमारा 26% का ही ये जो अनुपात है वो रहा था, जो वेल विद इन 33.1, और इस बार 33 की बजाय वो भी 32.8 हो गया और कम हो गया है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो भी ये सीमाएं निर्धारित होती हैं, आगे फिर वापस 25 तक, जैसे देश की स्थितियां अच्छी होंगी तो 25% तक ही आने की संभावना बन सकती है, लेकिन अभी धीरे धीरे घट रहा है। 33.3 से 33.1 आया, 32.8 आ गया, उसमें भी हम विद इन पैरामीटर्स हैं। तो इस बार 24-25 का जो हमारा अनुमान है 26.1% तक ही हमने इसको रखा है। फिर बहुत योजनाएं हमारी हैं, लेकिन जो खास करके नई हैं, जो उल्लेखनीय हैं, जिनके बारे में जानकारी देना जरूरी है। पैक्स हमारी जो संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं किसानों के लिए चलती रही हैं, उसमें केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तक वो सीमित होती थी। अब उसका नाम बदल करके हमने सीएम पैक्स कहा है। तो सीएम पैक्स का मतलब कंसोलिडेटेड मल्टीपल एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर से नहीं है। आपका धन्यवाद, लेकिन वो नाम ऐसा बन गया, हमको पसंद आ गया, हमने कहा ठीक है, सीएम पैक्स अच्छा नाम है। इसलिए उस योजना के अंतर्गत अब उसमें केवल एग्रीकल्चर तक सीमित न रह करके एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी उसमें भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये 500 नए पीएम पैक्स ये बनाए जाएंगे और शुरुआत इसकी हम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा है? हाँ, वो पैक्स तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है। और इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आगे किसी प्रकार भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज घाटे का सौदा न बने, ताकि हर एक को उसका जो मेंबर्स का एक डिविडेंड है उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वही मिलता रहे। सरकार को जितनी सहायता करनी है तो वो करेंगे ही, लेकिन टैक्स कई बार ध्यान न देने पर घाटे में जल्दी आते हैं। उसके कई कारण भी हैं, लेकिन आगे वो कारण इन पैक्स, पीएम पैक्स में, सीएम पैक्स में न बने, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। पेंशन के नाते तो पेंशन के नाते जो प्रोएक्टिव होकर के हमने ओल्ड एज पेंशन दी है, अगले 3 महीने में अन्य प्रकार की भी जो योजनाएं हैं, 40 वर्ष से ऊपर के जो विधुर हैं, 45 वर्ष से ऊपर के अविवाहित हैं, या जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी पेंशन स्कीमें लागू की गई, वो भी प्रोएक्टिव होकर के उनके घर पहुंचे, और उनको जिनके नहीं बन पाए हैं उनका डाटा हमारे पास आ गया है, सभी डाटा, वो उनकी पेंशन हम उनके घर पर बना करके देंगे। जो विषय एक और छूट गया था वो ये है कि पीएम पैक्स के माध्यम से जो किसानों को ऋण दिए जाते हैं, उस ऋण में जब कभी डिफॉल्टर होते हैं तो उनके ऊपर ब्याज और पेनल्टी लगती है। तो ब्याज और पेनल्टी का भी हमने प्रावधान किया है कि पहले भी एक बार हम कर चुके हैं, दोबारा से फिर 30 सितंबर 2023 से पहले का जिन्होंने ऋण ब्याज लिया हुआ है, वो अपना ऋण लिया हुआ है, उस ऋण पर लेने के बाद जो भी उनकी पेनल्टी और इंटरेस्ट है, हालांकि 30 सितंबर के एकदम नजदीक लिया होगा तो उनका तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1 साल तक ये होता है कि डिफॉल्ट अगर 1 साल के बाद होता है तब पेनल्टी लगती है। तो देखा जाए तो अभी जो चल रहा है, इससे 1 साल पहले जिन्होंने लिया होगा और नहीं भरा होगा, उन्हीं का ब्याज और पेनल्टी लगेगी। वो सारा ब्याज और पेनल्टी इस शर्त के साथ कि 31 मई 2024 तक वो इस पेमेंट को भर दें, तो उसमें लगभग 5,47,000 ऐसे किसान हैं, और 2000 वो आंकड़ा मेरे पास रह गया, 2000 करोड़ के आसपास, 2140 करोड़ रुपया तो उसका पूंजी मूल है ओरिजिनल, और 1700 कुछ करोड़ रुपया उसका ब्याज इंटरेस्ट है जो हमने माफ किया है। वो अगर सब समय से भर देते हैं तो उसमें उनको दोबारा से लोन लेने की सुविधा मिल जाएगी।
क्योंकि एक बार कोई डिफॉल्टर हो जाए तो फिर बाद में ऋण भी नहीं ले सकता, इसलिए उनको ऋण की सुविधा दोबारा से मिल जाए। ऐसे ही हमने जो पेंशन जो देते हैं, जो खास करके ईपीएफ लेते हैं, और ईपीएफ का जो भविष्य निधि उनको मिलती है, उनको ओल्ड एज पेंशन से रह जाते हैं वंचित। शर्त लगी हुई है कि कोई और प्रकार की पेंशन कोई ले रहा होगा तो उसको ये 3,000 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन जो ईपीएफ वो लेते हैं उस पेंशन को, जिसको कर्मचारी भविष्य निधि, कईयों की 3,000 से काफी कम है, कोई 1,000 ले रहा है, कोई 1,500 ले रहा है, तो उनकी शिकायत है कि उधर से भी गए, इधर मिलता कुछ नहीं है। तो हमने वो जो गैप होगा 3,000 के बीच में और जो पहले से ले रहा है, उस गैप को उनको देना शुरू करेंगे ताकि उसको 3,000 पूरा मिल जाए। ये एक प्रावधान हमने किया है। हरित स्टोर की बात की थी कि हमने एक पीछे योजना बनाई थी जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड सप्लाई की व्यवस्था के माध्यम से रिटेल शोरूम्स बनाने के लिए एक हरित स्टोर्स की योजना कोऑपरेटिव के माध्यम से बनी थी। उसमें भी 1,000 के आसपास पहले से स्टोर चल रहे हैं। अभी और नए 1,000 हरित स्टोर्स ये खोले जाएंगे, अप्लाई कराएंगे और उनको स्थान अपना वो चयन करेंगे और उनको कुछ सुविधाएं हम देंगे और बाद में उन स्थानों पर उनको सप्लाई चेन में जोड़ दिया जाएगा। ये जो स्टोर बना रहे हैं महिलाओं के लिए भी लग सकते हैं? ये तो जो अप्लाई करेगा, जो चला सकता है, कोई भी आ सकता है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हमने जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इसमें हमने घोषणा पहले की थी, दोबारा से फिर इसको आज अनाउंस किया है कि जो गरीब परिवार हैं उनको 1 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय है, तो उनके मेंबर्स को 1,000 रुपया 1,000 किलोमीटर पर वर्ष हर व्यक्ति उसको एंजॉय कर सकता है। उसके लिए अलग से उनको कार्ड इशू किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड अभी शुरू कर दिए हैं हमारे रोडवेज ने, और उन सब के कार्ड के बाद वो अपने आप काउंट होता रहेगा। जिस दिन 1,000 से ज़्यादा किलोमीटर उसके हो जाएंगे उसके बाद उसको किराया देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि गरीब परिवार को 1,000 किलोमीटर हर एक सदस्य बड़ा मुश्किल ही होता है, उसको कोई, क्योंकि नौकरी तो उसकी है नहीं, 1 लाख से कम है तो माने 8,000 रुपया प्रति महीने की इनकम है। इसका मतलब बहुत गरीब परिवार है, तो इस नाते से उनकी ट्रैवलिंग भी इससे ज़्यादा नहीं होती होगी, इसलिए वो सारी ट्रैवलिंग मोटे रूप से 1 मार्च से शुरू करें। हर मेंबर को ये यात्रा राज्य में भीतर का राज्य से बात करें, 1,000 रोडवेज की बस, रोडवेज की बस। परिवार के सदस्यों की संख्या भी कोई है? नहीं, वो इनकम है 1 लाख। उस 1 लाख में बल्कि अगर कम मेंबर हैं तो वो थोड़ा कम गरीब है, ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे तो और ज़्यादा गरीब है, तो लिमिट तो कर ही नहीं सकते। लिमिट तो हम लोअर लिमिट तो लगा सकते हैं कि 1 मेंबर वाले को नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, हम सबको कर रहे हैं। इसका नाम भी जो है हैप्पी स्कीम रखा है, हैप्पी। वैसे लॉन्च ये मार्च में होनी है, मार्च के पहले हफ्ते में होगा। हाँ, ये मार्च में बस में होगा कि एसी बस में भी लागू होगा? सामान्य बस में। पहले योजना लेके जा रही है, वो अलग है, वो अलग स्कीम। वो योजना अलग है। दूसरा है प्रधानमंत्री जी ने जो सूर्योदय योजना लागू की है, जिसके अंदर 1 करोड़ लोगों को सौर ऊर्जा के नाते से उनको ऑपरेटर्स देने के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी, अप टू 2 किलोवाट अगर कनेक्शन है तो 60,000 रुपये की सब्सिडी देने के लिए वो कहेंगे। लेकिन इस पर खर्चा 1 लाख रुपये से ज़्यादा आता है, 1,15,000। अगर 2 किलोवाट का कोई लेता है और उसका जो बाकी खर्च है अप टू 50,000 रुपया, वो हरियाणा सरकार उसमें सहायता देगी। उसको तो मुफ्त ही होगी, बल्कि उसका जो बिजली है जो एक्स्ट्रा बचेगी उसकी अपनी कंजम्पशन के बाद वो उसे पॉलिसी में से बनाएंगे। हमारा कहना है कि उसको मुफ्त मिलनी चाहिए। उसको जब तक जो इसका ऋण या सब्सिडी जो हम 50,000 देंगे उसमें कोई एडजस्टमेंट करेंगे कि उसको पैसा ना भरना पड़े, लेकिन उसमें से अगर ऊर्जा बचती है तो उसमें उसको कितना किया जा सकता है, उसकी एक विस्तृत योजना बनेगी। 50,000 तो सब्सिडी नहीं, एक सहायता है, उस सहायता में सब्सिडी भी होगी, ऋण भी होगा, लेकिन उसको एक निश्चित समय तक उसको इनकम, उसकी जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी वो हम डिपार्टमेंट को देंगे, उसका एक हिसाब बनाएंगे और उसके बाद बाकी बचेगा तो उसको छोड़ देंगे। अभी तो इसमें हमने 1 लाख लोगों को देने की बात की है जो पहले अप्लाई करेंगे। पोर्टल बनाएंगे, उसमें योजना बनेगी, देखेंगे। नहीं, उसमें 180 के जो रजिस्टर्ड हमारे पास परिवार है वही। अब मैं सोचता हूँ कि 180 बार हम कहते हैं, इसको हम बीपीएल कहना शुरू करते हैं अपनी स्टेट के लिए, हरियाणा स्टेट बीपीएल, वही हरियाणा स्टेट बीपीएल। मुझे आज महसूस हुआ कि मैं बार 180 कहता हूँ,
तो आगे से टर्म यही रखेंगे हरियाणा बीपीएल। बीपीएल का मतलब 1,80,000 जैसे बाकी देश में बीपीएल 1,20 तक है। हरियाणा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हरियाणा बीपीएल, हरियाणा बीपीएल को ये सुविधा होगी। एक जो हमने युवकों को मिशन 60,000 के तहत उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है, उसमें सबसे पहले उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। 2 योजनाएं तो उसके अंदर हम घोषित कर ही चुके हैं। एक 7,500 लोगों को वन मित्र इसी के अंतर्गत आएंगे, और एक 10,000 युवकों को ठेकेदारी की ट्रेनिंग ये हम दिलाएंगे। तो इसमें से 17,500 तो ये घोषित हो गए, बाकी भी अन्य नई योजनाओं में घोषित करके इस वर्ष में 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। इसमें HKRN का कोई इशू नहीं है। इसमें अप्लाई तो वो कहीं ना कहीं कराएंगे ही। आखिर जैसे पोर्टल हमने अलग बनाया है जो बीटेक और ये आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग उनका पोर्टल बनाया, उसमें अप्लाई करेंगे। ऐसे ही वन मित्र का पोर्टल बनाया, उसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें अगर वो लोग उधर भी हैं, कहाँ HKRN में, तो वहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि HKRN में भी हर प्रकार के लोग हैं। वहाँ भी एक कुछ न कुछ नियम तो हैं, उन नियमों में हो सकता है कई लोग बिल्कुल कभी भी ना आए, केवल रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको बहुत जल्दी पता लगने वाला है। उसका तो हम ओपन एक रैंकिंग क्या है किसकी, वो रैंकिंग की जानकारी उनको देंगे। तो हायर रैंकिंग वाले ही चांस उनके रहते हैं। मानो रैंकिंग 65, 70, 80 है तो उन्हीं को मिलेगी। किसी की रैंकिंग आएगी 35, 40, 50 आ गई तो उनको पहले ही बताया कि हम तो कभी आएंगे नहीं। 60,000 में आ जाएगा। हाँ, और तो जो उससे नीचे आएगा तो मिशन 60,000 में आएगा। तो अलग अलग तरह के काम है जो जहाँ जाएगा। फिर हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए घोषणा की है कि बहुत डिमांड हमारे पास आई हुई है, लगभग 600, 650 चौपाल हैं, BC और SC चौपाल, उनके मरम्मत का विषय हमने उसको सारे को ध्यान में रखे कि और भी जो लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ये मानो कि अगर 5 से 10 लाख रुपया कभी भी लग सकता है रिपेयर के ऊपर, तो ऑन एवरेज मानो हाईएस्ट साइड में 10 लाख भी हम करें तो 100 करोड़ का मतलब ये होता है कि कितना हुआ, 1,000 धर्मशालाओं के लिए 10 लाख के हिसाब से 100 करोड़ रुपया हो सकता है। तो 600, 650 की डिमांड हमारे पास आ गई है, और भी जो डिमांड करेंगे उनको हम देंगे। ग्राम पंचायतों में पहले हमने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रावधान किया है, उसके अंदर एक टिप्पर है, कुछ एम्प्लॉइज भी उसको देंगे ताकि उठा करके वो गाँव की सफाई रख सकें। अभी तक 10,000 से ऊपर की आबादी वाले गाँव उसमें लिए थे, अब उसको आज हमने 7,500 की आबादी के ऊपर के गाँव को भी शामिल कर लिया है। ऐसे ये 3 से 3,500 गाँव सब मिला करके हो जाएंगे। 10,000 से ऊपर तो 150 के आसपास गांव हैं, लेकिन 3,500, 7,500 का मतलब ये कि उसमें 3,000 से ऊपर गांव और जुड़ेंगे। नियमित कॉलोनियां हमने की हैं, लगभग 1200-1300 कितनी 1152 कॉलोनी हमने नियमित की हैं। अब उनके विकास, क्योंकि कॉलोनी का नियमित करने का मतलब एक तो ये है कि अब उनको रजिस्ट्री कराने की सुविधा, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनकी कोई भी काम रुकेंगे नहीं। अब उसमें विकास की भी आवश्यकता है, तो 500 करोड़ के आसपास तो पहले मंजूरी हो चुकी है, 400 कुछ करोड़ है। अब 1,000 करोड़ रुपए की राशि हमने उसके लिए और आज घोषणा की है एक्स्ट्रा, कि इसमें अगले वर्ष में उनका नियमितीकरण किया जाए। अभी और कर रहे हैं धीरे-धीरे। और उसमें एक बड़ा पार्ट ऐसा है, उसमें कुछ कॉलोनियों में छोटे छोटे 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़ पैचेज हैं जो अनियमित हैं। अब पुराने समय में कभी कोई ऐसा नियम बना होगा कि जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को लेकर के उसको नियमित करते हैं, खाली प्लॉट छोड़ देते हैं। वास्तव में वो उचित नहीं है। एक एरिया पर्टिकुलर होना चाहिए कि अगर नियमित है तो ये पूरा एरिया हो गया, उसमें प्लॉट खाली है चाहे बना हुआ है, आज नहीं बना तो कल बनेगा। तो हम आगे से जो नियमित कर रहे हैं वो पूरे एरिया को कर रहे हैं, और पहले जो कॉलोनियां इस प्रकार के पैचेज बचे हुए उनको भी रेगुलर कर रहे हैं। वो भी लगभग 2200 ऐसे पैचेज हमको मिले हैं कि जो उसको हमको नियमित उसमें करना है। लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करके कि उनके रास्ते लिंक उनके ठीक से बने हुए हैं, तो नालियाँ पहले भी लोगों ने बढ़ा तो रखी हैं वो सब, लेकिन उसको नियमित करने में उनको सुविधा हो जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। शहरों के अंदर ऑडिटोरियम बनाए जाएं। अभी तक तो लोग अपना धर्मशालाओं में टेंट लगाकर कम्युनिटी सेंटर इसमें अपने काम चलाते हैं, लेकिन ऑडिटोरियम जिसमें विधिवत वहाँ इस प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं, भाषण हैं, सेमिनार्स हैं, तो ऐसे ऑडिटोरियम बनाए जाए। तो हर जिला जो परिषद, जो हर नगर परिषद है उसमें एक, और जो नगर निगम है उसमें
बड़े नगर निगम है उसमें 2-2 और जो छोटे नगर निगम 9 है उसमें 1-1। ऐसे 21 और 4 25 नए ऑडिटोरियम बनाने की भी, जिनकी क्षमता 500 से लेकर 1000 तक होगी, इसकी भी आज हमने घोषणा की है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ये भी बनाई जाएगी। फिर जो हमारे बहुत कम है, कहीं कहीं अब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उन सबको दोबारा से रेनोवेट करना, और जहाँ कहीं शहर बड़े फैल गए हैं, कहीं अगर और भी आवश्यकता होगी तो उस नाते से उसको एक सुनिश्चित करेंगे, जहाँ एक से ज़्यादा की जरूरत होगी, 2 की जरूरत होगी 2 करेंगे, ताकि उसका एक बच्चों को जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका आवागमन अच्छा हो जाए। अब इस मामले में हमारा पहले की व्यवस्था में कोई एक सिस्टमेटिक नहीं है, किसी नगर पालिका ने, यूएलबी ने अपने आप बना ली अपने आप संभाल करते हैं। अब उसको स्टेट लेवल पर उसको एक सिस्टम बना करके हर एक लाइब्रेरी का ध्यान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अपने आप में जितनी भी हैं बहुत अच्छी हैं बनी हुई। वो बहुत पहले से मुझे पता है कि मैं जब दिल्ली में रहता था तो रेलवे स्टेशन के सामने एकदम गांधी पार्क के कोने में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है। ऐसे लाइब्रेरी का एक विधिवत सिस्टम बनाया जाए, ताकि अब रुचि बहुत हो गई है नौजवानों की हमारे जो लाइब्रेरी के प्रति। अभी आज योजना घोषित की है, बाकी डिपार्टमेंट बैठ करके हायर एजुकेशन और अर्बन लोकल बॉडीज के लोग मिल करके इसकी योजना बनाएंगे। ऐसे ही जो हमारे GMDA, FMDA, PMDA, SMDA और अब HMDA ये जो बने हैं, नगर निगम के जो प्राधिकरण बने हैं, विकास प्राधिकरण, इन सब के भी विकास की योजनाएं जो मैंने घोषित की हैं। 3 जगह के लिए स्टेट ने सोनीपत, पंचकुला और हिसार, इनके लिए 100-100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया, ताकि इनकी अपनी इनकम जब शुरू हो जाएगी तो फिर अपने आप काम करेंगे। बाकी सबकी अपनी इनकम, चाहे वो हमारा ये फरीदाबाद है, चाहे गुड़गांव है, उनकी अपनी इनकम से जो भी उनके शेयर होते हैं इस विकास कार्यों के लिए जो हम लेते हैं बिल्डर से, क्या EDC का हिस्सा उनका होता है, रजिस्ट्रियों में होता है, बाकी चीजों में वो अपना पर्याप्त फंड्स उनके पास अपने। सर, प्राधिकरण अगर अपनी इनकम बढ़ाएंगे तो क्या सिटीजन्स पर या शहर के लोगों पर कुछ टैक्सेशन का बोझ बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि पहले से जो पैसा स्टेट के पास आता था उसी का एक हिस्सा अब उन स्थानों पर रहेगा, ताकि वो इंडिपेंडेंट अपनी योजना बढ़ा सकें। क्या है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम होता है, जितना छोटे लेवल पर उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है और अच्छे लोग काम करने वाले हों तो उसको अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। नहीं तो गुड़गांव की हमेशा यही एक शिकायत रहती थी कि हमारे यहाँ से रेवेन्यू तो सारा स्टेट में चला जाता है, हम तो वापस मिलता नहीं है। अब जो एक सिस्टम बन गया तो कम से कम वो बात खत्म हो गई कि वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा उसका जो शेयर डिस्ट्रिक्ट को जाना है वहाँ चला जाएगा, जो स्टेट का आना स्टेट का चला जाएगा, उनको वापस मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो बढ़ते हुए, बड़े होते हुए, फैलते हुए शहर है, ये वहाँ के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। तो अब पहले हमने गुड़गांव बनाया, फिर फरीदाबाद बनाया, फिर सोनीपत और पंचकुला भी धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। अब आगे हिसार का भी एयरपोर्ट बनने के बाद वहाँ भी उसी प्रकार का विस्तार हो रहा है। तो जो फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ हैं उनके लिए ही डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ये बनती हैं, सबके लिए नहीं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना जैसे हमने पहले घोषित की है, जिसके अंदर 2,80,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है प्लॉट्स की और फ्लैट्स की, वैसे ही गांव में भी एक योजना हमने शुरू की है, लेकिन उसकी शुरुआत एक दूसरे एजेंडे से की है। वो एजेंडा ये है कि 100-100 गज के प्लॉट, ये कांग्रेस के समय उस समय लोगों को अलॉटमेंट लेटर दे दिए, लेकिन अलॉटमेंट देने के बाद हजारों लोग आज भी घूम रहे हैं जिनको जमीन मिली नहीं है। मिल गई तो वहाँ कब्जे किसी और के हों, छुड़वा नहीं पा रहे हैं, लिटिगेशन हो गए, बहुत समस्याएं आ गई हैं। तो हमने वो जो बचे हुए लोग हैं लगभग 25,000-27,000 ऐसे कुछ है, उसका एग्जैक्ट आंकड़ा मिलेगा। ऐसे सब लोगों को जिनको 6 महीने के अंदर 100 गज का प्लॉट हम दिलवा पाएंगे दिलवा देंगे, और जिनको नहीं दिलवा पाएंगे उनको 1 लाख रुपया या 100 गज प्लॉट की कीमत जो उस गाँव में होगी वो उनको जो मिनिमम है वो देंगे। 25,000 बच रहे, 82,000 को प्लॉट मिले थे, उनमें से 25,000 बचे नहीं, जिनको कब्जा नहीं दे पाए उनमें से 25,000 और नए के लिए कोई स्कीम अभी ये कर लेंगे, बाद फिर करेंगे। फिर उसी प्रकार का एक पोर्टल जो भूमिहीन यानी जो मकान जिनके पास नहीं है, होमलेस, उनकी स्कीम उसके बाद बनाएंगे। इस बीच में शहरों में जो जमीनें हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं 14 शहरों में, तो उन 14 शहरों की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और उसका पहला जो लॉट है लगभग 15,000 प्लॉट्स का, वो बहुत जल्दी अलॉट हम कर देंगे। उसकी ऑनलाइन उसकी बुकिंग चल रही है। एक मरला वही है जो शहरों में,
अब शहर में गांव में इतना अंतर तो होता है, शहर में इतना बड़ा प्लॉट नहीं निकाल सकते जितना बड़ा गांव में मिल सकता है। खेल नर्सरी की बात जैसे हमने कही है कि पहले हमारी 1100 नर्सरी की योजना पहले से चल रही है और इसकी मांग बढ़ रही है, तो हमने 400 की और इस साल के लिए योजना बनाई है ताकि 1500 नर्सरी जब हो जाए। इस विषय को और हम आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे डिमांड होगी, ताकि 20 बच्चों को किसी एक खेल में निपुण बनाने के लिए, और लगभग एक साल का एक नर्सरी का 7.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इस प्रकार का ये प्रावधान हमने किया है, चाहे सरकारी स्कूलों की डिमांड आएगी, चाहे प्राइवेट स्कूलों की आएगी, अथवा खेल की संस्था कोई बना करके वहाँ लेना चाहता है तो भी कर सकते हैं। उनके पास 20 बच्चों के ठहरने की व्यवस्था हो, उनको भोजन आदि की व्यवस्था करने का हम तो उसका पैसा जो है वो अलॉट करते हैं, देते हैं, और उनके लिए कोच की यदि आवश्यकता हो तो वो भी देते हैं। 20,000 रुपये महीना उस कोच का भी इसके अंदर शामिल है। छात्राओं को, छात्रों को अपने स्कूलों से, घर से स्कूल और स्कूल से घर आने जाने के लिए परिवहन व्यवस्था, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था कई पहले हेड्स में अलग अलग शुरू की, लेकिन अब हमने यूनिवर्सल कर दी है कि कोई भी विद्यार्थी 10वीं 12वीं तक अपने घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी दूरी है, तो अगर उसकी संख्या 25 से ज़्यादा है तब तो वहाँ देंगे रोज की बस, और 25 से नीचे है तो फिर जिस साधन की आवश्यकता वहाँ होती है और पूर्ति कर सकते हैं। लोकल व्यवस्था ही कराएंगे, ऑटो हैं, 4 व्हीलर हैं, कोई कैब क्या बोलते हैं उसको, मैक्सी कैब होती हैं, मिनी बस होती हैं, तो ऐसी सब चीज़ों से पहले यूनिवर्सल नहीं थी, पहले छात्राओं के लिए थी, या रोडवेज की अलग स्कीम होती थी ट्रांसपोर्ट की, और स्कूल वाले अलग करते थे, उसमें भी कई व्यवधान आते थे। जितना पैसा यहाँ से तय करते थे, कोई तो उसको ले नहीं पाता था, कोई आगे करता नहीं था, तो हमने यूनिवर्सल बना दिया और बहुत बड़ी छूट दे दी कि हर स्कूल में अब एक ट्रांसपोर्ट का नोडल, एक अध्यापकों में से एक नोडल ऑफिसर होगा। जैसे अलग से हम टाइम टेबल के लिए बना देते हैं स्कूल में, ये टाइम टेबल बनाएगा, तो उसका काम ये है कि स्कूल के बच्चे किस रोड से कितने आते हैं, कितने जाते हैं, और वहाँ किस वाहन की आवश्यकता है, हम पैसा दे देंगे उनको एक लमसम, उसमें से जो व्यवस्था करनी है करें, उसको अपलोड कर दें कि हमने इतने बच्चों के लिए व्यवस्था की, इतना खर्चा, इतने बच्चों के लिए व्यवस्था, ऐसा ही खर्चा। स्कूल का लोकल एक अध्यापक होगा, और जो हाँ वहाँ की जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है SMC, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं और स्कूल के अध्यापक भी होते हैं, वो सब मिलकर के उसको ऑब्जर्व करेंगे। सरकारी स्कूल के सभी बच्चों के लिए हो गया, सबके लिए। तो बहुत बड़ी योजना है। तो उसमें कोई बच्चा अब, और उसी में से बहुत जगह पर तो एक 80 नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है, हाँ, इसमें सब सरकारी स्कूल के सब बच्चे। इसके साथ फिर जो हेल्थ के नाते से, स्वास्थ्य के नाते से हमने आयुष और ये जो चिरायु योजना, आयुष्मान चिरायु, इसका विस्तार किया है। अभी तक योजना 3 लाख तक की घोषणा थी 1500 रुपये लेकर के, तो ये इसमें सब कवर हो जा रहे हैं, आप लोग भी कवर हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ आपको अगर इनकम 6 लाख तक है तो 4,000 रुपये देना पड़ेगा, और 6 से ऊपर है तो 5,000 रुपये देना पड़ेगा। और इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, अब कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा। और 5,000 रुपये ऐसी राशि नहीं, आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने कहा ठीक है जी 5,000 लेकर हमारी करा दो, हमने सबके लिए करा दी है। HVAC हैवी व्हीकल AC बसें, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, अच्छा हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग HVAC, और ऐसी 500 जो है वो स्टैंडर्ड डीजल, तो ऐसे 261 करोड़ रुपया इसके ऊपर जो है खर्च किया जाएगा। खुद ही खरीदिए। उसके बाद किलोमीटर का भी है। किलोमीटर स्कीम की भी एक और योजना बना करके पहले जो चल रही है उसमें और वृद्धि करेंगे। इसमें कितनी करेंगे? अभी उसका टारगेट नहीं है, वो तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। हम मोटे रूप से दोनों योजनाओं को कि अपनी सरकारी भी हो और इस प्रकार की प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाली या किलोमीटर स्कीम वाली, ये भी पैरेलल चालू करके रखनी चाहिए। उसमें कंपटीशन भी रहता है और हमको भी जानकारी रहती है कि भी क्या एक्चुअल में खर्च कितना आ रहा है, इनकम कितनी हो रही है, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। उसी में से चीज़ें काबू में रहती हैं। PM कुसुम योजना के अंतर्गत जो सौर पंप लगाने की योजना, पहले हमने 70,000 पंप जो लगाने की योजना बनाई थी, उसमें भी 60,000 से ऊपर लग गए हैं, और एक 70,000 नए पंप इसके लिए लगाए जाएं, अगले साल में ये योजना भी बनाई है। एक साल के अंदर। नू यमुनानगर रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां, अभी तक हमारे अभी तक हमारे एयरपोर्ट और हवाई पट्टियां शायद 7 हैं, अब 3 और बनाएंगे।
नूह और रोहतक, क्योंकि थोड़े यही दूर पड़ते हैं एरिया। नूह जिले में भी एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो दूर का स्थान है वहीं रखेंगे, ताकि बहुत नज़दीक स्थान तो नूह अपने आप में गुड़गांव से कुल मिला के मेरे ख्याल 45 किलोमीटर होगा, और थोड़ा सा दूर करके। कि अब नूह की कनेक्टिविटी तो सर इससे बेटर है, KMP से बेटर है अब आज के दिन। अदरवाइज नहीं, लेकिन हमें तो की देखनी है तो वो फिर दूर वाले पाइप वही है दूर। और इसी प्रकार से रोहतक एक ऐसा सेंटर है जो दिल्ली, उधर हिसार, इधर भिवानी और इधर करनाल, इनके सेंटर में एक पॉइंट ताकि कहीं भी कोई सुविधा किसी को चाहिए तो जल्दी से वहाँ उतर सके, पहुँच सके। और तीसरा यमुनानगर भी, चूँकि चंडीगढ़ से भी लगभग 80 किलोमीटर पड़ जाता है, करनाल से भी 80 किलोमीटर पड़ जाता है, तो यमुनानगर में भी आवश्यकता है। एयर स्ट्रिप 100 एकड़ के आसपास जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, वो करके बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी का बहुत इस पर जोर है कि हम लोग दूसरे राज्यों की भी उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनके जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनका आदान प्रदान होना चाहिए। वहाँ के लोगों के जो स्थापना दिवस आते हैं वो हम हरियाणा में मनाएं, हरियाणा का राज्य दिवस वो प्रदेश अपने अपने वहाँ मनाएं, हमारे यहाँ के ट्रूप जाएंगे, उनके ट्रूप आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और ये सब करने के लिए हमने कार्यक्रम होता है, लेकिन राजभवन में होता है, छोटे लेवल पर होता है। राजभवन का तो चलेगा जैसे होगा, लेकिन अब हर एक प्रदेश का स्थापना दिवस किसी न किसी जिला केंद्र पर उस प्रदेश के भी सहयोग से हम क्या करेंगे ताकि लोगों को भी पता लगे। किसी दूसरे राज्य का स्थापना दिवस भी हमारे यहाँ पर मनाएगा जिलों। हाँ, जैसे अब 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस, वो कहीं ना कहीं एक जिले में महाराष्ट्र का मनाएंगे, एक जिले में गुजरात का मनाएंगे, उधर के लोग भी कुछ आएंगे, उनके ट्रूप्स, एक आध अधिकारी को उनके बुलाएंगे, कोई मंत्री आ जाएगा। हमारा स्थापना दिवस मानो 1 नवंबर को है, हम भी सारे प्रदेशों में कहेंगे बनाओ भाई सब जगह, उनको भी सूचना होगी। हैं? हाँ हाँ, टूरिज्म के हिसाब से। और अच्छा देखिए, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, नेशन, ये इन चीज़ों से बहुत ज़रूरी है। आज जो क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ाने के बजाय राष्ट्रीय भावनाओं से समाज को ओतप्रोत किया जाए, और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ई भूमि पोर्टल पर 10,000 एकड़ का एक भूमि बैंक ये बना रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोक्योरमेंट यानी जो है एक्विजिशन के नाते कभी की नहीं है। बहुत आवश्यक पड़ गया तो लिया, वरना तो हमने पिछले 9-10 साल में कोई एक्विजिशन नहीं लिया। एक्विजिशन के खेल बहुत बड़े बड़े खेल हुए हैं। कल हमारे मित्र तो इसी विषय को सुन के भड़क गए और भाग गए, तो अब सुनना नहीं चाहते, वो हमारे ऊपर आरोप तो लगाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। नहीं, हाथ तो मिलाएंगे ही, ताकि कहीं से आगे हम बढ़ गए कि इस जो बोल रहे हैं वो बोलने में ही सब बातें आ जाती हैं। मेरे पास तो और भी तैयार थे, आए नहीं, क्या करूँ। नहीं मैं सिर्फ उनको कह रहा था। चलिए, एक हमने श्री गुरु रविदास जी के जीवनी और उनके शिक्षण को लेकर के प्रदेश के लोगों को उनके अच्छाइयों का, उनके संस्कारों का, उनकी जीवनी का पता लगे, तो पिपली में एक स्मारक 5 एकड़ जमीन उनको उपलब्ध करा दी है। उसकी फॉर्मेलिटी होनी थोड़ी शेष है। हमारी कोशिश तो थी कि फॉर्मेलिटी जल्दी हो जाए, तो हम कल 24 तारीख को गुरु रविदास जी का जयंती का दिन है, लेकिन उस समय हम कल कोई कार्यक्रम वहाँ तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके जयंती के अवसर पर एक उनको उनके प्रति सम्मान को दर्शाते हुए आज हमने ये घोषणा की है। बहुत लोग प्रसन्न हुए, आज बहुत से लोग मिल के गए, अभी फोन आए, विधायक बाकी सब जमीन दे दी। उसको स्मारक भी हम बनाएंगे कुरुक्षेत्र में, पिपली में। पिपली में HSOP के कुछ जमीन पड़ी है, उसमें 5 एकड़ उनको दी है, और ऐसे ही कुछ जितनी आवश्यकता होगी वो सिख म्यूजियम, वास्तव में सिख म्यूजियम भी पहले अम्बाला के लिए घोषणा की थी, लेकिन उसकी बजाय कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में बनाने की बात आ गई थी। वहाँ दशम पातशाही के काफी बड़ी संख्या में 6-8 गुरुओं की, शायद वहाँ 8-9 गुरुओं का भ्रमण कुरुक्षेत्र। तो एक स्थान अगर कहा जा सकता है जहाँ सबसे ज्यादा गुरुओं की संख्या भ्रमण किया तो वो कुरुक्षेत्र है। ये तो एक बार घोषणा हुई है तो बनेगा। ये तो ऐसी संस्था बनाएंगे
उन संस्था के लोगों को कहेंगे उसके कैसे बनाना, क्या बनाना, प्रारूप करना, और बजट में क्योंकि वो संस्था बनेगी, ट्रस्ट बनेगा, सोसाइटी बनेगी, क्या बनेगा, उसमें से समाज का भी योगदान लेंगे, सरकार अपना योगदान करेगी। नहीं, शायद वो 2 या 3 एकड़ है अभी आइडेंटिफाई 5 एकड़ हो गई है कि 2 एकड़ एक बड़ा प्लॉट है, उसमें से जो सुटेबल होगा वो कराएंगे। हाँ, जमीन देनी है, ये तय हो गया। हाँ मित्रों, बिंदु तो 184 हैं। अब मैं सारे पढ़ूंगा, दिक्कत आएगी, लेकिन आपने सब सुन भी लिए। सीएम साहब पिछली बार आपने गायों के लिए बजट दिया था। हाँ। 250 करोड़ रुपए का बजट था। एक जानकारी थी कि कितना उसमें से खर्च हो पाया, क्या इस बार भी कुछ आपने इस प्रकार का प्रोग्राम, क्योंकि जब आपकी सरकार आई तब आपने कहा था कि हमारा विशेष फोकस रहेगा गाय पर और सीधा, तो वो पैसा कितना खर्च कर रहा है, क्योंकि सबसे जो बड़ी समस्या थी सड़कों पर बेसहारा पशु घूमते थे और कई लोग आपको कुछ कर, तो कितना खर्च कर पाए और आगामी योजना क्या है? देखिए, उसमें पहले तो हमारा 35 से 40 करोड़ रुपए ही बजट होता था और उसको हम उतना खर्च करते थे। अब इस बार उसमें से लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा तो खर्च हो गया है, लेकिन 80 करोड़ जो वर्तमान में गौशालाएं हैं उनके चारे के लिए हमने रिलीज किया है। बाद में यही कहा है कि जो नई गौशालाएं खुलेंगी उन नई गौशालाओं के लिए दरें तय हो गई हैं कि जो नई गौशाला खुलेगा उसको शेड के लिए कितना पैसा चाहिए और उसको वहाँ की रखरखाव के लिए, चारे के लिए कितना चाहिए, वो हमने दरें तय की है। एक 12-13 प्रस्ताव ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने जमीन का भी प्रबंध कर लिया है और उनका एक ये भी आ गया कि कौन कौन सी हम जगह अपनी गौशालाएं खोलेंगे। 50 के लगभग गौशालाएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रस्ताव किया है कि हमें अगर शेड का पैसा मिलता है तो हम अपने ही स्थान पर उसका विस्तार कर सकते हैं। उनमें पहले कितने गौशाला है उसका भी हमने जानकारी ले ली है। ऐसा ना हो कि पुरानों को भी नयों के आधार पर ले जाए, तो पहले पुरानों की भी सारा उसका सर्वे करके लेना पड़ता है डाटा, फिर नया उसके अंदर कितना वो जोड़ेंगे। तो एक प्रारूप तैयार हो गया और मुझे लगता है बहुत जल्दी उसका रिलीज हम चुनाव से पहले वो सारा पैसा रिलीज करेंगे। हाँ, ये ठीक है कि 400 करोड़ रुपया शायद सारा तो ना कंज्यूम हो उसमें, लेकिन उसमें और एक 50-60-100 करोड़ जितना हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्रोविजन उससे ज्यादा रखेंगे। हाँ, अगले साल के भी हम और प्रोविजन जो है बाकी इसका रखेंगे। इसमें से जो बचेगा 425 जो मुझे याद आ रहा है, हाँ, तो जितना इसमें से बचेगा 425 और रखेंगे ताकि इसमें किसी को पैसे की कमी ना पड़े। लेकिन इसमें क्योंकि पंचायती जमीन चाहिए, अब इसके लिए अपनी जमीन तो कोई खरीद के आता नहीं है, पंचायती जमीन चाहिए, फिर उसके लिए पंचायत का प्रस्ताव है, फिर संस्था चाहिए चलाने की। ये हमने मना कर दिया कि सरकार नहीं चलाएगी गौशालाएं, क्योंकि सरकार का कोई भी विभाग जब चलाता है, जब तक वो चलाने वालों में एक आध आदमी कोई गौ भक्त रहता है तब तक तो ठीक चलती है। वहाँ अगर उस गौ भक्त का कहीं ट्रांसफर हो गया तो फिर ऐसे कैसा बेकार हो जाता है। तो संस्था जो है जो पहले चला रही है वो, या कोई नई संस्था, और इसमें आप भी कोई सहायता कर सकें तो आपकी सहायता आमंत्रित है। How it was easy or difficult for you not to introduce any new taxes, as you said you are wholly dependent on GST taxes, and what are the areas you will focus on for the generation of revenue? देखिए, नॉट ओनली जीएसटी, हमारे जितने भी रेवेन्यू के फील्ड हैं उन सब में ही रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। एक्साइज टैक्सेशन भी बढ़ रहा है, माइनिंग में भी आ रहा है। हमने चूंकि टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर व्यवस्थाओं के ऊपर कंट्रोल किया है, तो जो लीकेज है, ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि लीकेज होती नहीं थी या होती नहीं है। समाज में हर तरह के लोग हैं, उसमें लीकेज का एक संभावना जो बनी रहती है, लेकिन उसको कैसे रोका जाए, हमने रोक करके बहुत से ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके अंदर हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो अच्छा बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अकॉर्डिंगली आज जो हमने 11%, 11.5% का बजट की बढ़ोतरी बताई है, तो वो सारी उस रेवेन्यू के कारण से ही है। इसलिए हमें किसी टैक्स को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उसका जीएसटी का भी शेयर मिलता है हमको, बाकी केंद्रीय जो प्रावधान है 13,000 करोड़ रुपया, शायद 13,000 करोड़ रुपया, 300 सेंटर का भी हमको मिल रहा है। तो इसलिए हमें टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।